गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, इसमें मैंने आपको दो तरह की चालकता पढ़ाई थी, दो तरह की कंडक्टिविटी पढ़ाई थी। एक थी हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि तुल्यांकी चालकता, दूसरी थी हमारी मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता। और इसके मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था आपको कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का लैम्डा होता था या फिर ऐसे उल्टा v बनता था और EQ लिखा जाता था यहाँ पर। और जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है उसका लैम्डा होता है या फिर ये उल्टा v बनाकर EQ लिखते हैं। और जो मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता है उसको हम म्यू से शो करते हैं या फिर ये v बना करके हम लोग यहाँ पर EQ की जगह पर क्या लिखते हैं, m, उल्टा v और m, ये हमने पढ़े थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था चालकता को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडक्टिविटी, कि कौन कौन से कारक होते हैं जो हमारी चालकता को यानी कंडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था तनुता यानी डाइल्यूशन। और बताया था कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाएं किसी भी विलयन में, डाइल्यूशन या तनुता बढ़ाने का मतलब होता है कि उसमें सांद्रता जो है कम करना, जो विलेय है उसकी मात्रा को कम करते जाना और विलायक की मात्रा को बढ़ाते जाना। और जैसे जैसे विलेय की मात्रा कम होती है, सांद्रता कम होती है और तनुता बढ़ती है यानी डाइल्यूशन बढ़ता है, वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। बट हर इलेक्ट्रोलाइट की अपनी एक फिक्स्ड कंडक्टिविटी होती है, उससे ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं हो सकती। तो जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचते थे, मतलब वॉल्यूम जो है हम इनफाइनाइट तक बढ़ा देते थे कुछ इस तरह से कि जो सांद्रता होती थी वो लगभग शून्य हो जाती थी, यानी कंसंट्रेशन जो है वो सबसे जीरो के बराबर पहुंच जाती थी। उस कंडीशन में जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी आती थी उसको हम लैम्डा इनफाइनाइट या म्यू इनफाइनाइट से शो करते थे। यानी कि अगर वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहा है तो लैम्डा इनफाइनाइट होगा, यानी तुल्यांकी चालकता की बात कर रहा है तो लैम्डा इनफाइनाइट, और अगर वो मोलर चालकता की बात कर रहा है तो म्यू इनफिनाइट उसका मान होता था, जिसे हम सीमांत मान कहते थे यानी कि लिमिटिंग वैल्यू कहते थे। अगर आपको नहीं याद है, आपने लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद मैंने एक आपको न्यूमेरिकल कराया था जिसमें मोलर कंडक्टिविटी और जो हमारा कैप्पा होता था, जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकत्व तो कहते थे या विशिष्ट चालकता कहते थे, ये मैंने आपको निकालना सिखाया था। एक और न्यूमेरिकल मैं पहले आज कराने जा रहा हूँ, इसके बाद फिर हम लोग आगे का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान से न्यूमेरिकल को देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इससे पहले सॉलिड स्टेट जो चैप्टर कराया गया है उसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, जो सेकंड थर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो दिए रहते हैं। तो ध्यान से इस न्यूमेरिकल को समझेंगे। कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के n/50 विलियन वाली सेल का विशिष्ट चालकत्व 0.002765 मोह सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना करो। यानी कि एट 25 डिग्री सेल्सियस n/50 normal solution of KCl have the specific conductance, विशिष्ट चालकत्व मतलब specific conductance जिसे हम कैप्पा से डिनोट करते हैं, that is 0.002765 मोह सेंटीमीटर inverse, and if the cell has the resistance of 400 ohm, that is R is 400 ohm, then find the cell constant। cell constant का फॉर्मूला क्या होता था, L/A। ये हमें फाइंड करना है। हमें दिया क्या क्या, हमें नॉर्मेलिटी दी है, कितनी दी है, नॉर्मलता कितनी दी है, n/50 दी हुई है। कैप्पा की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0.002765 दिया हुआ है और हमें R की वैल्यू दी हुई है और निकालना क्या, L/A निकालना है। तो सीधे यहाँ पर फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कैप्पा का 1/R इंटू L/A, या फिर कैप्पा इज इक्वल टू, अगर आपको ध्यान हो, कैप्पा इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट यानी सेल स्थिरांक, ये फॉर्मूला बनता था। और जी की जो वैल्यू होती थी वो 1/R के इक्वल होती थी। तो हमने यहाँ से फॉर्मूला उठाया और लगाया K इज इक्वल टू 1/R इंटू सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक की वैल्यू जो कि L/A होती है। अब वैल्यूज रख दीजिए, K की जगह क्या रख देंगे, 0.002765 इंटू
1/r में 1/400 हो जाएगा, इंटू सेल कांस्टेंट आपको निकालना ही है, तो ये यहाँ पे डिवाइड में उधर जाकर इंटू हो जाएगा, 2 0 इसके 2 0 से कट जाएंगे और ये 4 से इंटू होगा तो आ गया 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आ जाएगा हमारा सेल कांस्टेंट। ये देखिए एक 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे तो आप फटाक से वहाँ बस फॉर्मूला रखोगे और कर डालोगे, लेकिन अगर आपने ध्यान ही नहीं दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर उस क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। तो एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स में जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्या काम, क्योंकि ये फिजिक्स तो है नहीं तो फिर यहाँ पर क्यों दिया है, तो ये फॉर्मूलाज एटलीस्ट याद कर लीजिए। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। अभी तो हमें सिर्फ चालकता और चालकता के प्रकार तथा चालकता को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए, यानी कि कंडक्टिविटी क्या होती है जो कि रेजिस्टेंस की उल्टी होती है, और कंडक्टिविटी कितने टाइप की होती है सॉल्यूशन के बेसिस पर, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एंड देन हमें पढ़ाया गया कंडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर। अब बात करते हैं कि इस कंडक्टिविटी का केमिस्ट्री में आखिर क्या रोल है। तो टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्चुअली में एक लॉ है, कोहलराउस लॉ, कोहलराउस का नियम कहते हैं उसे, वो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। इसको पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, देन वो नियम आपको पढ़ाया जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, मैंने पहले ही जिस दिन इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। और जो केमिकल्स होते हैं इनमें कुछ कॉमन टर्म्स बताए गए थे आपको, जैसे मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में बताया था मैंने, धात्विक सुचालक और विद्युत अपघटनी सुचालक, ये दोनों टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। देन इसके बाद मैंने बताया था कि धात्विक सुचालक यानी मेटेलिक कंडक्टर वो होते हैं जिनमें चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से यानी कि इलेक्ट्रॉन की मदद से प्रवाहित होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। किसी भी धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जब वो गति करते हैं तो चार्ज जो है गति करता है, आवेश गति करता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। एंड जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं, हमारे विद्युत अपघटनी पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें जो आयन होते हैं, इनमें जो चार्ज ट्रांसफर होता है, जो चार्ज मूव करता है यानी कि जो आवेश गति करता है वो आयनों के रूप में करता है। जब हम विलयन बनाते हैं तो उसमें जो हमारा विद्युत अपघट्य है, जब उसे किसी विलायक में घोला जाता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट को जब किसी सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने अपने आयंस में ब्रेक होता है। और जब हम उसमें दो रॉड लगा देते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, कैथोड और एनोड, बैटरी के दो सिरों से जोड़ के लगा देते हैं, तो जो अपोजिट आयन होता है, जो विपरीत आवेश होता है आयन होता है, वो अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगता है। यानी जो अपोजिट चार्ज आयन होते हैं वो अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। कैटायन जो कि धन आवेशित होते हैं वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं, और जो एनायन होते हैं, जो हमारे ऋण आयन है, वो एनोड जो कि पॉजिटिव होता है उसकी तरफ गति कर जाते हैं। और जब ये आवेश उस विलयन के अंदर गति करता है, जब ये जो चार्ज है ये उस सॉल्यूशन के अंदर मूव करता है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, किसमें से, उस विद्युत रसायन में से। तो जो केमिकल था उसने एक केमिकल रिएक्शन करी, एक रासायनिक अभिक्रिया करी और उस विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसे ही कहा जाता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होना। फिर इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस बताया गया है, जो से आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, 3 से 4 डिफरेंस। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किन्हें कहते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिन्हें उच्च पराविद्युत स्थिरांक वाले विलायक में घोलने पर ये अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिन्हें हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट जैसे वाटर में डिसॉल्व करने पर ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये किसी भी सॉल्वेंट की ये कैपेबिलिटी होती है जिसके थ्रू ये किसी सब्सटेंस को उसके आयंस में ब्रेक कर सकता है, यानी कि किसी भी विलायक की एक क्षमता
जिसके द्वारा ये किसी भी रासायनिक पदार्थ को उसके आयनों में विभक्त कर सकता है, उसे उसका परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो जिनका परावैद्युत स्थिरांक जिन विलायकों का ज़्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, वो अच्छे सॉल्वेंट माने जाते हैं, उसमें आसानी से कोई भी चीज़ घुल जाती है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, अपने अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। लेकिन जो ये विद्युत अपघट्य होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रांग होते हैं, एक वीक होते हैं। यानी कि एक प्रबल होंगे विद्युत अपघट्य, एक दुर्बल। प्रबल में वे जिनको जब हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, विलायक में घोला, तो ये अपने पूरे आयनों में पूर्णतः विघटित हो गए, यानी कि ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। देखिए लिखा भी है कि ये 100% आयनित हो जाते हैं, 100% आयनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कि खनिज अम्ल है, यानी कि जो मिनरल एसिड्स हैं, H2SO4, HNO3, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या इनसे बने जो सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बट अगर हम वीक एसिड ले रहे हैं, जैसे कि हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, बोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक अम्ल है, कोई वीक बेस है जैसे अमोनिया है, कोई कार्बनिक एसिड है जैसे कि सल्फोनिक, मतलब कार्बनिक एसिड्स में सल्फोनिक एसिड्स को छोड़कर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ये सब भी दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, क्योंकि इनकी चालकता कम होती है। इनकी चालकता इसलिए कम होती है क्योंकि इनकी वियोजन की मात्रा कम होती है। और वियोजन की मात्रा होती क्या आखिर? वियोजन की मात्रा होती है वियोजित मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में कितने टोटल मोल्स प्रेजेंट है और कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, उनका जो रेशियो होगा उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसे वियोजन की मात्रा कहा जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है। तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जितनी ज़्यादा होगी, अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और उतनी ही अच्छे से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित कर पाएगा। और जितनी अल्फा की वैल्यू कम होगी, वियोजन की मात्रा जितनी कम होगी, उतना ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और उतना ही कम अच्छे से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। और ये जो अल्फा की वैल्यू होती है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? सबसे पहले तो ये विलय तथा विलायक पर। विलय पर कैसे? सॉल्यूट पर कैसे? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी अल्फा की वैल्यू कम होगी। विलायक पे कैसे? सॉल्वेंट पे कैसे? अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज़्यादा है तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइज कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा आयनित करेगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कम है, विद्युत परावैद्युत स्थिरांक जो है, अगर उसका मान कम है किसी विलायक का, तो फिर वो किसी भी विलय को पूरी तरह से आयनित नहीं कर पाएगा। देन सेकेंड चीज़, तनुता। मैंने बताया था डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो अपघटन है, वो बढ़ता है और चालकता भी बढ़ती है। और तनुता घटाने पर, यानी कि डाइल्यूशन कम करने पर और कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, कंसंट्रेशन किसकी बढ़ानी है? सॉल्यूट की बढ़ानी है, नहीं इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट जब ज़्यादा हो जाएगा, विद्युत अपघट्य जैसे जैसे ज़्यादा होता जाता है, वैसे वैसे कंडक्टिविटी कम होती जाती है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मैंने कहा था कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस डिसोसिएट होते हैं, और क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से विघटन की जो मात्रा है, वियोजन की जो मात्रा है, अल्फा की जो वैल्यू है, वो भी बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद जो फोर्थ हमारा पॉइंट है, जो हमारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्ट करता है, ये आपको लास्ट ईयर पढ़ाया गया था, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव। किसी सम आयन की उपस्थिति में, यानी किसी कॉमन आयन की प्रेजेंस में, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनका जो डिसोसिएशन होता है वो कम हो जाता है। मतलब अगर सॉल्यूशन में पहले से ही कुछ आयन्स प्रेजेंट हैं जो कि कॉमन है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में डाल दोगे, ऐसे विलयन में डाल दोगे दुर्बल विद्युत अपघट्य को, तो वो वैसे ही दुर्बल है, वैसे ही वीक है, पूरी तरह से वैसे ही डिसोसिएट नहीं हो पाते। आपने उन्हें कॉमन आयन की प्रेजेंस में और डाल दिया, तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो जाता है। तो कॉमन आयन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, इसके प्रेजेंस में जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो ये क्लास 11 तक के टॉपिक थे। अब क्लास 12 में क्या पढ़ना है? जो नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड के बारे में, या इसे हाफ सेल भी कहा जाता है। क्या होते हैं इलेक्ट्रोड? जो होते हैं हमारे, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। और ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। जो एनोड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जो कैथोड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। जो एनोड होता है, ये वो इलेक्ट्रोड बनेगा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे? एनोड का काम क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन लेने का। यानी एनोड क्या करेगा, किसी भी आयन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वो आयन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि आयन के पास से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों का कम होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम होना। तो एनोड जो है वो किसी भी आयन से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ऋण आयन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उससे उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा। तो इस एनोड ने क्या किया, उस आयन में से इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। जैसे ही उस आयन में से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो आयन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। इसीलिए एनोड वो इलेक्ट्रोड होगा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा। उसी के विपरीत कैथोड, क्योंकि खुद नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, ये जो कैटायन होते हैं, जो धन आयन होते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है और उनको एक इलेक्ट्रॉन दे करके उन्हें अपचयित कर देता है। तो इसीलिए कैथोड वो इलेक्ट्रोड होगा जिस पर अपचयन होगा। और हमारे कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे भी होते हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट या डोनेट करते हैं, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, बट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, खुद मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उन्हें इनर्ट इलेक्ट्रोड कहा जाता है, यानी कि अक्रिय इलेक्ट्रोड, जिनका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने लेने का है। जबकि कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे भी होते हैं जो खुद भी उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड ना होकर के वो एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि सक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। देन इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या, पोटेंशियल का मतलब याद करिए, विभव का मतलब क्या होता था, दो बिंदुओं के बीच, जैसे दो बिंदु हैं, इन दोनों के बीच अगर आवेश अलग अलग है, इन दोनों के बीच चार्ज जो है वो डिफरेंस है, तो जो वर्क डन करते थे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को भेजने के लिए, वही वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव के रूप में उपस्थित होता था। यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, यहां पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोड क्या कर रहे हैं, एनोड कैथोड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। माने एनोड जो है, अगर मैं आपको एक फिगर से दिखाऊं, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो उस बिहाव पर ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये कैथोड हो जाएगा, यहाँ कैथोड लिख देते हैं, देखिए नीचे लिखा भी हुआ है वैसे, और ये हमारा एनोड हो जाएगा। अब क्योंकि ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव आयन को अपनी तरफ, इस सॉल्यूशन में जो नेगेटिव आयन होंगे, जो ऋण आयन होंगे, उनको अपनी तरफ आकर्षित करके उनसे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि जो धन आयन है वो कैथोड की तरफ जाएगा, और कैथोड क्या करेगा, ये यहां से बैटरी से जो इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस धन आयन को दे देगा। तो इलेक्ट्रोड विभव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सुचालक, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर किसी इलेक्ट्रोलाइट के या किसी विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में आता है, तो दोनों के संपर्क में आने वाली सतहों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अथवा अर्ध सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रोड होंगे, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सुचालक का काम करेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का काम करेंगे इलेक्ट्रोड, वो जब किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था, इलेक्ट्रोड्स को हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में रखा हुआ था, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज तब तक मूव नहीं करता है जब तक दो पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अराइज ना हो, जब तक दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न नहीं होता है, तब तक आवेश जो है वो गति नहीं करता है। इसीलिए जैसे ही जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, वैसे ही उन इलेक्ट्रोड और उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है, क्योंकि जब तक इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अराइज नहीं होगा, इन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, तब तक जो आयन है वो इधर गति नहीं करेंगे ना इधर गति करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है फिजिक्स में, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन तब तक मूव नहीं करते हैं जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, और इसीलिए शायद हम लोग किसी भी ऑपरेटस में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए हम उसमें बैटरी लगा देते थे, क्योंकि बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को अराइज करना, यानी विभवांतर को उत्पन्न करना। तो यहाँ पर भी वही होगा, जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड्स इस सॉल्यूशन में डाले, हमने अपने जो विद्युत सुचालक हैं वो इस विद्युत अपघटनी विलयन में डाले, वैसे ही इन दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसे हम सेल का विभवांतर यानी कि
उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहेंगे। अगर एनोड की बात कर रहे हैं तो उसे एनोड पोटेंशियल कहा जाएगा, अगर कैथोड की बात कर रहे हैं तो उसे कैथोड का पोटेंशियल कहा जाएगा, और अगर हम पूरे सेल की बात कर रहे हैं तो उसे सेल का पोटेंशियल कहा जाएगा। और ये जो पोटेंशियल है ये एक्चुअली में एक तरह की फोर्स होती है, एक तरह का बल होता है जिसके कारण जो आवेश है वो गति करेंगे, क्योंकि जब तक चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा, जब तक आवेश पर बल नहीं लगेगा, तब तक वो गति नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है कि ई सेल यानी कि पूरा सेल कब बनता है, जब इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों मिलाकर बैटरी को मिला करके पूरे सेल का निर्माण होता है। तो पूरे सेल का जो विभवांतर होता है, पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो एनोड के पोटेंशियल और कैथोड के पोटेंशियल के सम के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं कि विद्युत वाहक बल आखिर क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो सेल के जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके विभवों का बीजगणितीय योग सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ईएमएफ जो होता है, किसी भी सेल का जो ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा, वो जो ये दो इलेक्ट्रोड देख रहे हो, ई एनोड और ई कैथोड, इन दोनों का सम होता है। यानी कि जो ई सेल है इसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल कहा जाएगा। और सेल क्या होती है, तो जो किसी विद्युत सुचालक की सहायता से जुड़ी दो अर्ध सेल एक सेल का निर्माण करते हैं। यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से जुड़े जो दो हमारे हाफ सेल होंगे वो दोनों मिलकर एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करेंगे। और दो हाफ सेल का मतलब क्या होता है, दो हाफ सेल होते हैं हमारे एनोड और कैथोड। एनोड एक हाफ सेल है, कैथोड दूसरा हाफ सेल है। जब ये दोनों एक वायर से जोड़ दिए जाते हैं, देखिए ये फिगर है यहाँ पर, ये हाफ सेल है, ये एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल, और जब ये दोनों हमने एक वायर से जोड़ दिए तो ये हमारा बन गया कंप्लीट सेल। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस समझिए क्या है। यहाँ पर बैटरी जो है, बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रोड की हेल्प से सॉल्यूशन में चार्ज भेज रही है, और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन है वो इन इलेक्ट्रोड्स में चार्ज भेज रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट पास हो रही है और बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये हमारे दो अलग अलग सेल है, ये विद्युत अपघटनी सेल है, ये विद्युत रासायनिक सेल है। यानी कि इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन दोनों में अंतर समझिए। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है यानी जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, इस प्रकार के सेल में विद्युत की सहायता से विद्युत अपघट्यों का विद्युत अपघटन किया जाता है, और इसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। यानी कि इस तरह के सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जो बैटरी है उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोड में करंट पास कराते हैं। ये करंट यहाँ पर इन केमिकल्स को, इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को डिसोसिएट करने का काम करती है। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल रिएक्शन कराती है। जैसे आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस याद हो, कोलवेज रिएक्शन होती थी जहां पर कैथोड और एनोड पर अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती थी, तो वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जबकि जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इसका काम क्या होता है, वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो केमिकल्स फिल हैं, इन केमिकल्स में पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होने की वजह से इनमें चार्ज फ्लो होता है, और जब चार्ज अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करता है तो जो ये केमिकल एनर्जी है, इस सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के बल्ब ग्लो कराएगी। यानी कि जो हमारे ड्राई सेल आते हैं, जो एवरेडी वगैरह के सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। वहां पर क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी विद्युत धारा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और विद्युत रासायनिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दोनों में डिफरेंस डायग्राम के साथ याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको रिवाइज करिए, एंड अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।